मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए जो का हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू अप टू 1200 BC का, तो उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान की प्रगति का वर्णन कीजिए तथा गुप्त युग को आपके सामने भारत का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, किस प्रकार कहा जाता है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने वाला प्रश्न होने वाला है। अगर आप इसको शुरू करें आपके सामने, इससे पहले आपके सामने जो मैं ये पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, या आपको जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नीचे की तरफ आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे सब्सक्राइब करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोड में ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। लेकिन पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ आपको क्या करना है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट वाले लिंक पर क्लिक करके अन्य वीडियो भी आप साथ के साथ देख सकते हो। और यहाँ पर जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो प्रोडक्ट टैग कर रखा है, इसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो अगर आप खरीदना चाहते हो तो। चलो शुरू करते हैं आपके सामने। गुप्त काल आपके सामने लगभग 320वीं ईस्वी से लेकर 550वीं ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगर अपन बात करें भारतीय इतिहास की, तो आपके सामने गुप्त काल है वो लगभग 320वीं ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक आपके सामने दिखाई पड़ता है। और इसको भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। क्यों? इस दौरान भारतीय साहित्य और विज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिली थी, जिसने भारतीय जो सभ्यता उसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया था। मतलब गुप्त काल है, अगर गुप्त काल की बात करें, इसको भारतीय साहित्य का स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भारतीय कला है, साहित्य और विज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिली थी। इसने भारतीय सभ्यता है उसको एक नई दिशाओं तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का क्या किया था, कार्य किया था। पहले वाला पॉइंट है इसमें कला साहित्य तथा विज्ञान में प्रगति। किस किस में प्रगति देखने को मिलती है? कला साहित्य में जो प्रगति है वो देखने को मिलती है। पहला पॉइंट है मंदिर निर्माण। गुप्त काल में स्वतंत्र रूप से विकसित मंदिर स्थापत्य कला का उदय हुआ। मतलब किस किस प्रकार की कला का उदय हुआ इसमें? गुप्त काल में जो स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ, जिसमें आपके सामने जो विकसित मंदिर स्थापत्य कला है, जिसमें ईंटों और पत्थरों से निर्मित मंदिरों में गर्भगृह, मंडप और शिखर का विकास देखने को मिला। जिसमें क्या आपके सामने ईंट और आपके सामने पत्थर है, उससे निर्माण आपके सामने क्या हुआ, गर्भगृह। मतलब जो आपके सामने मंदिर का, जहाँ पे मंदिर के अंदर जाने की जो जगह होती है उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण हुआ। मंडप और शिखर है उसका विकास देखने को मिला। समझ में आ गया आपके सामने? तो मंदिरों के जो स्थापत्य कला है उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ों की बात करूँ मैं आपके सामने, गर्भगृह, जैसे जो आपके सामने जो ये आपका ये मंदिर होता है, इसके अंदर मान लो ये टेम्पल है, तो इसके बीच में जगह इसको गर्भगृह बोला जाता है। शिखर जो ऊंचाई वाली चीज़ें होती है उसको शिखर बोला जाता है, पूजा पाठ वाला जगह मंडप बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों का विकास है पहली बार कब देखने को मिला? जब आपके सामने क्या हुआ, गुप्त वंश वो राज करने के लिए आता है, जिसमें इन्होंने अपने समय में अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर और तिगवा गांव का विष्णु मंदिर है वो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब इन्होंने अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें दशावतार मंदिर हो गया, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर हो गया और तिगवा का विष्णु मंदिर है वो इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अगले वाला पॉइंट है मूर्ति कला। इन्होंने बुद्ध, देवी देवताओं, विष्णु, शिव, दुर्गा और आपके सामने सुंदर और भावपूर्ण मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया। मतलब इन्होंने क्या किया, आपके सामने भगवान बुद्ध हो गए, हिंदू देवी देवता जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा की जो सुंदर व भावपूर्ण जो मूर्तियां हैं उसका इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया। इनके कार्यकाल में इन प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं उनमें उनके भाव दिखाने शुरू करने लगे। समझ में आ गया आपके सामने? सारनाथ में भगवान बुद्ध की मूर्तियां इनके गुप्त वंश में देखने को मिली। मथुरा की जो आपके सामने बुद्ध प्रतिमा देखने को मिली, और साथ के साथ सुल्तानगंज है जगह है, वहाँ पर कांस्य की बुद्ध प्रतिमा व उदयगिरी की वराह प्रतिमा और गुप्तकालीन मूर्तियों की श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अलग अलग मूर्तियों की बात करें तो जो सारनाथ है, जो आपके सामने जहाँ पर भगवान बुद्ध की
प्रमुख मूर्तियां देखने को मिलती हैं। मथुरा में इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगवाई और आपके सामने सुल्तानगंज वहाँ पे कांसे की बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के नहीं, इन्होंने भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा की जो मूर्तियां उसमें मानवीय भावनाओं को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे माता काली है तो उनका जो मूर्ति है उसमें क्रोध नजर आएगा आपको। दुर्गा माता उनके जो आपके सामने भगवान राम है तो उनका जो शरीर उसमें तेज ओजस्व नजर आएगा आपके सामने। भगवान श्री कृष्ण है, उनकी चेहरे पे आपको थोड़ा मधुरमय भाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो भाव है वो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों में सबसे पहले कब दिखाई पड़े आपके सामने, किसकी कार्यकाल में दिखाई पड़े? गुप्त वंश के कार्यकाल में दिखाई पड़े। अगले वाला पॉइंट आपके सामने चित्रकला। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने? चित्रकला। अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा 16, 17 व 19 और बाघ की गुफाएं और भित्ति चित्र इस कला का कलात्मक उत्कृष्ट का परिणाम है। मतलब अजंता की गुफाएं हैं 16, 17, 19 और बाघ की गुफाएं और भित्ति चित्रकला वो इस कला की क्या है? सबसे कलात्मक जो उत्कृष्ट का परिणाम है, जिससे मानवीय भावनाओं और जीवन के दर्शन को सजीव रूप से दिखाया गया। मतलब जो अजंता की गुफाएं 16, 17 व 19 व बाघ की गुफाएं हैं उसमें क्या आपके सामने ये जो चित्रकला की गई वो भी कब की गई? आपके सामने गुप्त काल में की गई। और गुप्त काल की विशेषता यही है कि इनके जो चित्रों का निर्माण हुआ उसमें मानवीय भावनाएं देखने को मिलती हैं और जीवन के जो सजीव चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार से? साहित्य की बात करें, किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई? संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम युग। गुप्त काल के समय आपके सामने जो संस्कृत साहित्य है उसका स्वर्णिम युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में जो संस्कृत साहित्य है उसको क्या किया गया? उसको विस्तार से उसका विस्तार देखने को मिला। उसमें कालिदास जैसे प्रमुख कवि हैं जिनको पूरी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत महान कवि के रूप में, लेखक के रूप में जाना जाता है। उनको अपने कार्यकाल में संरक्षण देने का गुप्त वंश के सम्राटों ने कार्य किया, जिसमें इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसी जो प्रमुख आपके सामने क्या है प्रमुख जो लेख है या प्रमुख साहित्य है वो किसके द्वारा रचना की गई? कालिदास के द्वारा की गई। तो इन सभी आपके सामने रचनाओं के नाम याद कर लो और फिर आपके सामने इनको क्या करना? आपको लिख देना है जैसे प्रश्न आए तब। इस काल के सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। इनको किस रूप में जाना जाता है? सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में किसको जाना जाता है? कालिदास को जाना जाता है। अन्य लेखकों की बात करें आपके सामने तो विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस उनके द्वारा लिखी गई, देवी चंद्रपुरम, शूद्रक जिसमें मर्छक कटिकम, दंडी जो देश जिनके द्वारा देश कुमार चरित्र जैसे आपके सामने प्रमुख लिखे गए। तो इसमें अगर आप याद करना चाहो ना तो विशाखा दत्त को याद कर लेना और शूद्रक को याद कर लेना। बाकी और संस्कृत के साहित्यकारों को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना नाम आपको याद नहीं होगा। कालिदास को जरूर से याद कर लेना, कालिदास के प्रमुख साहित्य कृतियों को भी याद कर लेना। कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी अगर आप लिख के आओगे तो आपके और ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। पुराणों का संकलन की बात करें, इस काल में कई प्रकार के पुराण ये तो संस्कृत में जो अन्य साहित्यकार हैं उनके द्वारा रचना की गई, जैसे कालिदास हो गए, विशाखा दत्त हो गए, शूद्रक हो गए। ये कुछ प्रमुख संस्कृत के साहित्यकार थे जिन्होंने वर्तमान गुप्त वंश के समय किस प्रकार का राजवंश हुआ करता था, कैसा उनका कार्यकाल हुआ करता था, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन हिंदू सभ्यता में जो पुराणों का महत्व, उन अलग अलग प्रकार के जो पुराण हैं उनको भी कहाँ से उनका भी क्या हुआ? विकास हुआ गुप्त वंश के अंदर, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण व विष्णु पुराण जैसे जो पुराण हैं उनको अंतिम रूप देने का कार्य किया। आपको पता है भारतीय जो हिंदू सभ्यता है उसमें पुराणों का बहुत ज़्यादा महत्व है। समझ में आ गया? तो इन सभी पुराणों को आपके सामने एक जो अंतिम रूप देने का या इनको पूरा करने का कार्य किस काल में हुआ? गुप्त वंश के द्वारा हुआ। गुप्त वंश के द्वारा के समय जो लेखक उनके द्वारा हुआ। नीति कथाओं की बात करें, पंचतंत्र, हितोपदेश जैसी नीति कथाएं लिखी गई जिससे विश्व साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी जो प्रमुख नीति कथाएं वो लिखी गई और विश्व इतिहास है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। पंचतंत्र के अंदर जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, वो आज भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। समझ में आ गया आपको विस्तार से?
अगले वाला प्रश्न आपके सामने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें उसमें क्या दिखाई पड़ता है, गणित और खगोल विज्ञान। इसमें ना सिर्फ इन्होंने साहित्यकारों को, ना सिर्फ इन्होंने साहित्य जो स्थापत्य कला को संरक्षित करने का कार्य किया गुप्त वंश में, गुप्त वंश के द्वारा जो अनेक प्रकार के वैज्ञानिक थे उनको भी क्या किया, अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने संरक्षण देने का कार्य किया। उनके जो आपके सामने जो प्रमुख जो सिद्धांत है उनको पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए, उनको पैसे के माध्यम से क्या देने के लिए, सहायता देने का इन्होंने कार्य किया। जिसमें आपके सामने गुप्त वंश के समय ही आर्यभट्ट है जिनके द्वारा सूर्य का सिद्धांत दिया गया। आर्यभट्टम ने सूर्य का सिद्धांत दिया। दशमलव प्रणाली है और पाई का जो मान है उसकी मानों की खोज की गई किसके द्वारा, आपके सामने जो प्रमुख रूप से आपके सामने गुप्त वंश के द्वारा ही की गई, गुप्त वंश के राजवंशों में हुई। तो आर्यभट्ट ने सूर्य का सिद्धांत दिया और पाई की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। और वो किसके समय थे, गुप्त वंश के द्वारा के समय ही थे। इन्होंने यह भी बताया आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य केंद्रित है। मतलब सूर्य पहले क्या माना जाता था कि आपके सामने सूर्य है ना पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में आर्यभट्ट और अन्य कुछ जो साइंटिस्टों ने यह बताया, वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है। समझ में आ गया। अन्य प्रकार के आपके सामने जो प्रमुख साहित्यकारों की बात करें तो उसमें कौन है, वराह मिहिर प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने बृहत संहिता लिखी, पंच सिद्धातिका लिखी गई और खगोल विज्ञान से संबंधित इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो वराह मिहिर है, इनके द्वारा क्या आपके सामने विज्ञान पे बहुत से कार्य किए, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बताया और मौसम विज्ञान है उसके बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। तो वराह मिहिर आपके सामने जिन्होंने आपके सामने बृहत संहिता लिखी, पंच सिद्धातिका लिखी गई, इसमें खगोल विज्ञान के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया। ब्रह्मगुप्त है, उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका भी प्रारंभिक रूप से विचार किया गया। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके बारे में जो स्टार्टिंग के रूप में कि कहीं ना कहीं आपके सामने पृथ्वी है वो सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर इसीलिए लगाती है, कहीं ना कोई बल कार्य करता है और बाद में उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना गया। ये किसने कही यह बात आपके सामने, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये बात कही गई। समझ में आ गया आपको विस्तार से। अगले वाला पॉइंट है धातु विज्ञान। दिल्ली के लो स्तंभ है आपके सामने, वो किस चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके द्वारा जो दिल्ली का जो लो स्तंभ है उसका निर्माण कराया गया। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, आपके सामने दिल्ली के अंदर जो लो स्तंभ है उसके निर्माण कराने का कार्य किया, जिससे क्या गुप्त कालीन जो धातु विज्ञान है वो उत्कृष्ट कला है उस समय पैदा होती है। जो 1600 ईस्वी से अधिक समय तक अभी तक उस पर जंग नहीं लगा। तो दिल्ली के अंदर जो आपके सामने दिल्ली टोपरा है वहाँ पे आपके सामने जो दिल्ली का लो स्तंभ दिखाई पड़ता है। अब देखो लोहे से बनी चीज़ें उसको जंग लग जाती है, लेकिन देखो गुप्तकालीन काल में इस प्रकार के धातु विज्ञान उन्होंने इस प्रकार से उसको क्रिस्टलाइज किया, इस प्रकार से उस पर जंग रोधी कोई जो आपके सामने कोई विधि लगाई, जिससे आज 1600 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक उस पर क्या नहीं लगा, जंग अभी तक नहीं लगा है। अगले वाला पॉइंट है चिकित्सा विज्ञान। चरक संहिता व सुश्रुत संहिता संभवतः है आपके सामने पहले के ग्रंथों के संकलन और विस्तार था। मतलब चरक संहिता और जो सुश्रुत संहिता है वो आपके सामने सबसे पहले जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें से ग्रंथों में से देखने को मिलते हैं, जिसमें चिकित्सा विज्ञान व शल्य चिकित्सा के बारे में आपको विस्तार से पता चलता है। समझ में आ गया। तो चिकित्सा विज्ञान पे इन्होंने कार्य किया, धातु विज्ञान पे इन्होंने कार्य किया, साथ के साथ मौसम विज्ञान, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक इनके कार्यकाल में गुप्त काल वंश में देखने को मिले। इसीलिए क्या कहा जाता है, आपको स्वर्णीय युग कहा जाता है। यह तो था आपके सामने गुप्त वंश से संबंधित। अगर आपके सामने विज्ञान की प्रगति से संबंधित प्रश्न आ जाए तो ये करना है। अब आपको इसको स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है इसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। गुप्त वंश को स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला पॉइंट है इसके अंदर आपको लिखना है समग्र विकास, कला, साहित्य, सामाजिक, दर्शन, धर्म व प्रशासन जैसे सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व है जो इसमें उन्नति देखने को मिली। मतलब जो गुप्त वंश है इसके समय कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, विज्ञान व धर्म दर्शन व धर्म और प्रशासन जैसी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपके सामने विकास होता दिखाई पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें विकास होता दिखाई पड़ा गुप्त काल के अंदर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्थिरता और शांति।
एक शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन ने लगभग 2 शताब्दियों तक राजनीतिक स्थिरता व शांति प्रदान की, जिससे रचनात्मक गतिविधियां उसको प्रोत्साहन मिला। मतलब गुप्त वंश के समय क्या आपके सामने एक शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन ने लगभग क्या 2 शताब्दियों तक आपके सामने 200 वर्षों तक लगभग क्या राज करते रहे भारत के ऊपर। अब कोई राजवंश 200 वर्षों तक लगातार स्थिर रूप से, जिसमें लगातार एक नहीं 3 से 4 5 से 6 लगातार आपके सामने शक्तिशाली राजाए जिन्होंने पूरे भारत पर क्या किया, राज किया। समझ में आ गया आपके सामने। समुद्रगुप्त वो इन्हीं के कार्यकाल में आए हैं जिन्होंने अखंड भारत पे पहली बार राज करने का कार्य किया था, दक्षिण भारत को भी उन्होंने जीता था। तो इसीलिए क्या इन्होंने सिर्फ साहित्य को संरक्षण देने का कार्य नहीं किया, बल्कि इनके कार्यकाल में स्थिरता और शांति भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि लगातार इनके कार्यकाल में एक से बढ़कर एक महान राजा देखने को मिले थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने आर्थिक समृद्धि। आंतरिक व बाहरी व्यापार का विकास से आर्थिक समृद्धि आई, जिसने कला व संस्कृति को पोषण देने में मदद की। मतलब क्या देखने को मिला आपके सामने, जो आंतरिक व बाहरी व्यापार उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। कैसे? क्यों? क्योंकि आपके सामने जो अलग पूरे भारत पे इन्होंने क्या किया था, राज किया था। तो अलग अलग राज्यों पर इनका क्या हुआ, नियंत्रण हो गया। किसी प्रकार का कोई राजा वो विद्रोह नहीं करता था, तो व्यापार बहुत विस्तारित रूप से चलता था। न्याय प्रणाली बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, कला व संस्कृति भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और उस समय आपके सामने किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी, अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर गुप्त राजवंश के समय जब लोग घूमने के लिए आए आपके सामने, तो उन्होंने ये कहा कि जब हम गलियों से गुजरे तो कोई एक चोरी की घटना हमारे साथ कभी नहीं हुई। लोग अपना सामान है वो घरों में खुले छोड़ दिया करते थे आपके सामने। हम ना कोई चोरी डकैती जैसी चीजें गुप्त वंश के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि बहुत ही सुदृढ़ मजबूत आपके सामने राजवंश है वो राज किया करता था, गुप्त राजवंश है वो यहाँ पर राज करता था। अगले वाला पॉइंट है संस्कृति का प्रभाव। भारतीय संस्कृति, कला व धर्म, विशेषकर बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्वी एशिया तक इन्होंने प्रचार प्रसारित करने का कार्य किया। मतलब इनके द्वारा क्या आपके सामने जो बौद्ध धर्म है जो गुप्त वंश है इसके द्वारा क्या किया गया, भारतीय संस्कृति, कला व धर्म को, खास करके बौद्ध धर्म है इसको पूरी दुनिया में इन्होंने क्या किया, फैलाने का कार्य किया, जिससे दक्षिणी पूर्वी एशिया तक प्रचार प्रसार है वो देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का हर जगह अलग अलग जगह प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति, कला व धर्म को अलग अलग जगह पर प्रचारित व प्रसारित करने का काम किया था। अगला वाला पॉइंट है ज्ञान का सर्वसर्धन। गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में मौलिक शोध ने क्या किया, विश्व को मूल्यवान ज्ञान दिया। मतलब गणित और आपके सामने खगोल विज्ञान जैसे जो प्रमुख विज्ञान है इनके जो शोध हुए, इससे क्या पूरी दुनिया के अंदर क्या देखने को मिला आपके सामने, पूरी दुनिया के अंदर जो इस शोध है, जो इनके द्वारा जो रिसर्च की गई इनके लोगों के द्वारा, कालिदास जैसे प्रमुख साहित्यकार रहे, आर्यभट्ट जैसे प्रमुख वैज्ञानिक रहे, चरक संहिता लिखने वाले चरक जैसे प्रमुख आयुर्वेद के ज्ञाता रहे। तो इस प्रकार के सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में आपके सामने इनकी महानता दिखाई पड़ती है। समृद्धशाली इनका राज्य था, न्याय प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी, कोई चोरी जैसी चीजें नहीं देखने को मिलती थी। इनके द्वारा महात्मा बुद्ध है या आपके सामने बौद्ध व हिंदू धर्म को, दो बड़े धर्मों को इन्होंने एक साथ चलने का प्रयास चलाया और दोनों के दोनों धर्मों में किसी प्रकार का कोई विघटन नहीं देखने को मिला। उस समय की मूर्ति कला को, स्थापत्य कला को अपने अलग स्तर पर लेकर चले गए। कालिदास, विशाखादत्त जैसे प्रमुख आपके सामने साहित्यकार है वो इनके जो कार्यकाल में पनपे। तो इससे यह पता चलता आपके सामने कि इनका कार्यकाल है वो सिर्फ विस्तारवादी नीति पर ही काम नहीं करता था। अच्छा, साहित्य ने इनके समय चंद्रगुप्त द्वितीय और आपके सामने समुद्रगुप्त जैसे प्रमुख राजा हुए जिनको भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इनका कार्यकाल में एक से बढ़कर एक समर्थशाली राजा निकल कर आए और वो एक सर्वांगीण विकास करने का उन्होंने संपूर्ण जो अपना साम्राज्य उसका सर्वांगीण विकास किया। इसीलिए इनका जो साम्राज्य इसको किस नाम से जाना जाता है, भारत के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ये उन प्रमुख आपके सामने जो अखंड भारत की आज बात की जाती है, उस अखंड भारत को सबसे पहले समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान
से इधर आपके सामने म्यांमार तक जो पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में आपके सामने तिब्बत जैसे क्षेत्र तक, और दक्षिण में आपके सामने जो श्रीलंका या फिर आपके सामने जो दक्षिण भारत है, संपूर्ण भारत को जीतने का कार्य किनके द्वारा किया गया था? गुप्त राजवंश के द्वारा किया गया था। और सिर्फ ना इन्होंने अपने राजवंश को आपके सामने क्या क्या विस्तारित किया, बल्कि इन्होंने अपने राजवंश को संभाल कर भी रखा। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत रही। यद्यपि स्वर्णिम युग शब्द कुछ हद तक आदर्शवादी हो सकता है, लेकिन इस काल में जाति व्यवस्था और स्त्रियों की कुछ सीमाएं थी। फिर भी गुप्त काल की हुई सर्वांगीण प्रगति ने भारतीय इतिहास को ऐतिहासिक व स्वर्णिम छाप छोड़ी। हो सकता है इनके जो समाज है, कार्य जो इनका राजवंश रहा, इसमें जातिवाद देखने को मिलता था। क्यों भाई? जातिवाद उस समय चरम सीमा पर था, तो इनके कार्यकाल में जातिवाद और महिलाओं पर पाबंदियां इनके कार्यकाल में भी बनी रही। लेकिन इनके कार्यकाल में अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि इनके कार्यकाल में सर्वांगीण विकास हुआ। और यही सर्वांगीण विकास है, इसी के वजह से आज क्या होता है आपके सामने, पूरा जो इनके जो गुप्त राजवंश है, इनको क्या कहा जाता है? भारत के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपके सामने जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, गुप्त राजवंश के कला व साहित्य विज्ञान की प्रगति के बारे में बताइए, और इन्हें स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इनके कार्यकाल को, इसके बारे में बताइए। अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।